हे बच्चा लोग, ड्रीम बैच में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो है ग्रामर का सेशन नंबर 07 कर रहे हैं। और बहुत प्यार से, बहुत धीमे धीमे रिवीजन करते हुए हम अपना जो है इंग्लिश ग्रामर का कोर्स आगे को बढ़ा रहे हैं। हम कर रहे हैं नाउन का चैप्टर। इस सीरीज को जो है बहुत सही तरीके से हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारे के सारे बच्चे लोग जो है, एक बात ऐसे समझिए, नीचे अपना प्रेजेंट का मार्क लगाएंगे और प्रेजेंट का मार्क लगाने के बाद जो है फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। और अपनी हैशटैग की लाइन बिल्कुल मत भूलिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग की लाइन आनी चाहिए, सही से आनी चाहिए, क्योंकि इस बैच के ख़त्म होने के बाद हमको ये साबित करना है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो एक बार में निकाला जा सकता है। तो आप सभी के सभी जो बच्चे हैं और जितना आपने प्यार और सम्मान दिया है वो बहुत ज़्यादा जो है, मतलब बहुत ज़्यादा है। और अभी अगर बात करें, जितने भी बच्चे ये ड्रीम बैच के हिस्सा हैं, और वो लोग ये समझिए कि आपकी जो कम्युनिटी है 2000 क्रॉस कर चुकी है। और जब अगला गेट टुगेदर होगा तो बहुत सारे बच्चे बाहर निकाले जाएंगे। अभी अगले एक हफ्ते तक ये जो सेशन है आप यूट्यूब पे भी लाइव देख पा रहे हो, और इसके बाद ये सेशन आगे को बढ़ेगा। तो एक दो सवाल मेरे को सेशन स्टार्ट करने से पहले पूछना है कि आप सारे के सारे बच्चे मेरे गाइडलाइन के हिसाब से रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि आगे चलने से पहले ज़रूरी है कि पीछे का पार्ट जो है आपको प्रॉपर और वेल बैलेंस तरीके से मेमोराइज हो। आपको अच्छी तरीके से सब कुछ याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है, अगर रिवीजन आप सही से नहीं कर रहे हो, तो हम आगे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, फिर आपको वो कोर्स पढ़ने का जो पर्पज है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो मेक श्योर कि 9:30 बजे आपको रिवीजन करने के लिए बैठना होता है। और जो बच्चे मेरे कहने के हिसाब से, टाइम के हिसाब से बैठ के इसको जो है रिवाइज कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, आप एक बात देखिएगा कि 3 महीने के बाद आपका इंग्लिश पे कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा। आप किसी भी टीचर के बच्चे के साथ अच्छी खासी लड़ाई लड़ सकते हैं। अच्छी खासी लड़ाई का मतलब आप ऐसी लड़ाई लड़ सकते हैं कि आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा होगा। हो सकता है किसी और टीचर का बच्चा अच्छा अंग्रेजी बोल पाता हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपसे अच्छा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। और आप तैयारी कर रहे हो एसएससी के एग्जाम की, आपको यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीखनी है। इस कोर्स से आपको सिर्फ ये सीखना है कि आप एग्जाम में बेहतर कैसे स्कोर कर पाओगे। और जो हमारा ये कोर्स है, ये कोर्स हम लोग उस साइड को लेके जा रहे हैं कि हमको 100% स्कोर की तरफ बढ़ना है। तो मैं आप लोगों को जो कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, एक तो मैं सिंप्लीफाई करके डिलीवर कर रहा हूँ, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एग्जाम में जब भी आप बैठोगे, एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस कोर्स से बाहर आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसमें जैसे मैं आपको बता दूं कि कल मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया, और एक बार को तो लगा कि चलो मैं बच्चों को मैसेज कर देता हूँ कि आज की क्लास नहीं लेते हैं। फिर मुझे लगा कि मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगा, कि अगर मैं पर्सनली रेगुलर नहीं हूँ इस बैच में, तो अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा कि रेगुलर उनको रहना जरूरी है। तो आपकी रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए मैं ये सेशन जो है ले रहा हूँ, और ये सेशन उसी जोश और एनर्जी के साथ लूंगा। फूड पॉइजनिंग हुई है, कोई बात नहीं। हाँ, कई बार क्या होता है कि हमको जोश और खरोश के साथ खड़े रहना होता है। तो चलो हम लोग सेशन पे चलते हैं। सारे के सारे लोग प्रेजेंट का मार्क लगाएं जो है, ठीक है। और कमलेश का एक क्वेश्चन है जो बार बार पेश कर रहे हैं यहाँ पे। और कमलेश, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि कमलेश, ये बैच जो है, ये बैच इस पे क्या कहते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन पे लाइव चल रहा है और यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कोर्स में एनरोल कर लिए हैं, लेकिन वो टाइम के साथ जो है लाइव आते नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनेट के इशूज़ की वजह से बाद में लाइव देखने आते हैं, ठीक है। और जो बच्चे रेगुलर नहीं है उनको बैच से ऑटोमेटिकली निकाल दिया जाएगा। तो चलो अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। और मैं जो देख रहा हूँ यूट्यूब पे तकरीबन अभी 225 बच्चों ने ज्वाइन किया है, और जो हमारे इधर पे ज्वाइन करने वाले बच्चे हैं वो तकरीबन जो है 100 बच्चों के आसपास हैं जो वो मोबाइल एप्लीकेशन पे देख रहे हैं। और बाकी सारे बच्चों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रेलवे का एग्ज़ाम है या अलग अलग तरीके का जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मैं इस वीक के बाद उन सभी बच्चों को जो रेगुलर नहीं है उनको बाहर निकालने वाला हूँ। तो चलो सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। आज का सेशन महत्वपूर्ण है, और आज के सेशन में चलो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। लास्ट जो सेशन था उस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि इसको मैं अलग से बढ़ाऊंगा। एक मैंने आपको पॉइंट छोड़ा था मनी और मनीज को लेके, ठीक है। तो ये डिस्कशन अभी बाकी है। आप लोगों के नोटबुक में वो टिक लगना चाहिए कि मनी और मनीज का डिस्कशन अभी बाकी है, हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज जो हम जंप करने वाले हैं, कल हमने अनकाउंटेबल नाउन के विषय में चर्चाएं की, और मैंने आपको बताया कि 60% जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो उसी से बनते हैं। आज जो हम लोगों ने लिया है वो कॉमन नाउन से लिया है।
और कलेक्टिव नाउन से लिया है। कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज जो है आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। अब एक बात ये समझिएगा कि मैंने आप लोगों को कॉमन नाउन के विषय में एक चीज ब्रीफ किया था, कलेक्टिव नाउन के विषय में ब्रीफ किया था। कॉमन नाउन के विषय में मैंने ब्रीफ किया था कि एक से लेके इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीजें आ सकती हैं। कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत ग्रेटर देन 1 होती है, एक से ज्यादा होगी तभी हम कलेक्शन बोलते हैं, और लेस देन इन्फिनिटी होती है। ये मैथमेटिक्स है एक तरीके से, जो बच्चा मैथ में अच्छा है वो इस बात को समझ सकता है कि कलेक्टिव नाउन के अंदर 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। और कॉमन नाउन के अंदर 1 से इन्फिनिटी के बीच में कई बार 10 का, 40 का, 50 का ऐसा फीलिंग आता है। तो कई बार हम कॉमन और कलेक्टिव नाउन के को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। आपके एग्जाम में कभी भी आपको ये नहीं पहचानना होगा कि कॉमन नाउन क्या है और कलेक्टिव नाउन क्या है। ये बेसिक डेफिनेशन है। अगर आप शब्द बाई शब्द जाओगे कि कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, तो आप कुछ शब्दों को तो याद रख पाओगे, लेकिन अक्सर करके इसमें कंफ्यूजन होता रहता है। तो हमें जो एंगल देखना है वो ये एंगल देखना है कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो किस तरीके से हम पढ़ाई करें। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि की पॉइंट मेथड, की पॉइंट इसमें क्या है कि हमें कुछ शब्द याद रखने पड़ेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। उन शब्दों से जो रिलेटेड रूल होता है उसमें कहीं आपको चेक नहीं करना होता है कि कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है इट्स ओके, अगर नहीं पता है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम का पर्पज आपका हो जाएगा सॉल्व। तो एक चीज समझिएगा कि हमने एक चीज देखी है सिंगुलर से प्लूरल बनाने को लेके, और अगर मैं आपको रिवीजन कराने की कोशिश करूं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, तो एक बात तो आप जानते हो कि नाउन के अंत में एस लगा होता है, तब हम ये पहचानते हैं क्या कि ये भैया प्लूरल है। क्या है, नाउन के अंत में अगर एस लगा होता है तो ये हम पहचानते हैं प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ पे कहानी एक्चुअली थोड़ी टेढ़ी होना स्टार्ट होती है। टेढ़ी होना स्टार्ट होती है, टेढ़ी इस तरीके से होना स्टार्ट होती है कि कुछ हमारे जो है नाउन ऐसे होते हैं, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चा, कि कुछ हमारे जो नाउन होते हैं, समझिएगा मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस लगा होता है। ठीक है, अगर एस लगा होता है तो आपको पता है एस या फिर ई एस लगा होता है, इसको आप रिमूव करोगे, क्या करोगे, इसको आप रिमूव करोगे, आप इसको रिमूव करोगे, आप इसको रिमूव करोगे तो आप क्या बना पाओगे, एस या एस हटा दोगे तो आप सिंगुलर बना पाओगे, सिंगुलर बना पाओगे। और कुछ नाउन ऐसे होंगे जिसमें एस या ई एस लगा नहीं होगा, और इसमें क्या करोगे, अगर एस या ई एस जोड़ दोगे तो प्लूरल बना पाओगे। ये आपने पहली वाली क्लास में नाउन के, जब नाउन से नंबर बदल रहे थे तो ये पार्ट हमने सीखा था। अब जो आज की क्लास में देखोगे कि कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर है, कुछ ऐसा नाउन आपको देखने को मिलेगा जिसमें, कुछ ऐसा नाउन आपको देखने को मिलेगा जिसके आखिरी में अंत में एस या ई एस लगा हुआ होगा, और हम कोशिश ये करते हैं कि एस या ई एस हटा के सिंगुलर बना देते हैं। लेकिन कुछ ऐसा सर्टेन नाउन होता है, कुछ ऐसा नाउन होता है बच्चा जिसका एस या ई एस रिमूव नहीं किया जा सकता, इसको हटाया नहीं जा सकता। मैं हिंदी में लिख देता हूं, इसको हटाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। इसका ये मतलब होता है बच्चा कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके सिर्फ प्लूरल फॉर्म ही होते हैं, उनके सिंगुलर फॉर्म होते ही नहीं है। और दूसरे वाले केस में क्या होता है, कुछ ऐसा नाउन होता है जिसके अंत में एस या ई एस लगा नहीं होता है। क्या नहीं लगा होता है, एस या ई एस लगा नहीं होता है, तो इनको हम क्या ट्रीट करते हैं, इनको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये कलेक्टिव नाउन होते हैं, ग्रुप होते हैं, तो ये प्लूरल की तरह ट्रीट करना होता है इनको। तो यहां पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इन जनरल जो हमने पढ़ाई किया है वो पढ़ाई किया है कि अगर किसी नाउन के अंत में एस या ई एस नहीं आता है तो वो सिंगुलर होता है। तो दो इस तरीके की चीज होती है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछी जाती है। पहला, ध्यान से समझिएगा कि कोई नाउन है, नाउन के आखिरी में एस या फिर ई एस अगर लगा है, तो एक रूल हमने पढ़ा था कि एस या ई एस तब लगाते हैं जब नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, एस या ई एस हटा देंगे उनका सिंगुलर फॉर्म बन जाएगा। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हम सिंगुलर बना ही नहीं सकते। उसका रीजन ये होता है कि वो जो नाउन होता है, वो जो नाउन होता है, इस तरीके का जो नाउन होता है, इसके अंदर एक से ज्यादा पार्ट होते हैं, 1+1 पार्ट से मिलके बना होता है। जैसे मैं बोलूं पैंट, पैजामा, शॉर्ट, तो आपको पता है कि इसके दो पार्ट पहले से होते हैं। अगर मैं पैंट की बात करूं तो आपको पता है कि इस तरीके से बना होता है। अब यार मैं वो नहीं बना सकता हूं, लेकिन दो टांगों के लिए ऐसे बना होता है जो हम पहनते हैं। ठीक है, तो ये दो पैरों से बना होता है। इसी तरीके से पैजामाज हो सकता है, इसी तरीके से जो है आपका बैनाकुलर्स होता है जिसके अंदर दो दो चीजें होती हैं। तो अगर कोई चीज ऐसी है जो इसके अंदर दो दो पार्ट पहले से हैं, दो पार्ट पहले से हैं, इनको एक नाम दिया जा रहा है, तो इनका हम सिंगुलर बच्चा नहीं कन्वर्ट कर पाते।
और एग्जाम पे इन पे क्वेश्चन बना दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो। तो आपको इससे रिलेटेड कंफ्यूजन जो है दूर करना है आज की क्लास में। और दूसरा जो है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में एस या ई एस जो है अगर हम जोड़े, उसके अंदर एस या ई एस रहता ही नहीं है, वो प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। तो अपन आज की क्लास में ऐसे ही कुछ नाउन के दर्शन करेंगे, ऐसे ही कुछ नाउन के दर्शन करेंगे जिसको हमको समझना है। तो एक चीज तो समझिए कि देखो मैंने यहाँ पे कुछ जो है शब्द रख रखे हैं, और जैसे अलग अलग वर्टिकल है, अलग अलग तरीके से इनका काम है। जैसे मैं पहला शब्द लेता हूं कैटल। कैटल क्या होता है? जो हमारे जानवर होते हैं उनका झुंड होता है। कैटल क्या होता है? जो जानवर होते हैं उनका झुंड होता है। कैवलरी जो होता है घुड़सवार सेना होती है। क्या होती है? घुड़सवार सेना होती है। घुड़सवार सेना होती है। और ये क्या है? ये बेसिकली आपका एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरीके से इन्फेंट्री जो होती है वो आपकी पैदल सेना होती है। क्या होती है? पैदल सेना होती है। ये ग्रुप है। क्या है? ये ग्रुप है। इसके अंत में बच्चा देख रहे हो कहीं एस है, कहीं एस है, कहीं एस है, नहीं है। अब एग्जाम में क्या होता है? कैटल का कैटल्स लिख के आ जाता है। क्या लिख के आ जाता है? इसके अंत में लिख के आ जाता है कैटल्स। कैवलरी के अंत में वाई हटा के आईएस लगा के आ जाएगा, आपको लगेगा कैवलरी का प्लूरल बना दिया गया है। इसी तरीके से आपका इन्फेंट्री के अंत में वाई को हटा के आईएस लगा दिया जाएगा। पोल्ट्री के अंत में वाई को हटा के आईएस लगा दिया जाएगा, इसका प्लूरल बना दिया जाएगा एग्जाम में। पिजेंट्री होता है जो आपका किसान वर्ग होता है। क्या होता है? किसान वर्ग होता है। किसान वर्ग को पिजेंट्री बोलते हैं बच्चा। तो इसमें वाई को हटा के आईएस लगा दिया जाता है। और गलती यही होती है क्योंकि ये अपने आप में क्या है बच्चा? ये अपने आप में प्लूरल है। ये अपने आप में प्लूरल है क्योंकि ग्रुप है, इनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। क्या नहीं बनाया जा सकता बच्चा? इनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। चिल्ड्रन प्लूरल होता है, जेंट्री प्लूरल होती है। और एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो कैटल पूछा जाता है। आज मैंने रेड मार्क नहीं किया है, मैं नंबर गिना देता हूं। नंबर 1। दूसरा जो इस्तेमाल किया जाता है पुलिस, दूसरा। और तीसरा इस्तेमाल किया जाता है पीपल। क्या? पुलिस और पीपुल, ये तीन शब्द ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत रेयर केस में कभी कोई शब्द इस्तेमाल कर दी गई हो तो कर दी गई हो। 1, 2 एंड 3 ये तीन शब्द आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और होता क्या है कि कैटल के साथ जो है, या तो कैटल के साथ वर्ब जो है वो इज लगा दिया जाएगा, या कैटल का कैटल्स बना दिया जाएगा। दो तरीके का एरर रखा जाता है। कैटल अपने आप में प्लूरल है, तो इसके साथ जो है वर्ब जो है आर की जगह जो है इज लगा दिया जाएगा, वर की जगह वॉज लगा दिया जाएगा, या कैटल के अंत में एस लगा दिया जाएगा। तो दो तरीके से इसका एरर रखा जाता है। इसी तरीके से कैवलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पाउल्ट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया, चिल्ड्रन हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, पीपल हो गया। ये ऐसे सारे शब्द हैं जो प्लूरल हैं। तो आपको इन शब्दों को प्रैक्टिस के थ्रू कई बार गुजरना होगा ताकि ये सारे के सारे शब्द याद हो जाएं। और तीन शब्द आपको हमेशा याद रहना चाहिए, कैटल, पुलिस और पीपुल। सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। कैटल पूछा जाता है, पुलिस पूछा जाता है, पीपुल पूछा जाता है। अगर सारे शब्द भूल गए हो तो सारे शब्द भूल जाओ। कैटल हमेशा याद रखो, पुलिस याद रखो, पीपुल याद रखो। तो ये तीन शब्द ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आपको याद रखना पड़ेगा कि ये प्लूरल है। क्या है? ये बच्चा प्लूरल है। ये अगर प्लूरल है तो मैं इनके साथ बात करूं पूरा कंबाइंड सभी के साथ, मैं इनके साथ अगर आपको पूछूं बच्चा कि इज लगेगा या फिर आर लगेगा, तो बच्चों को जो जवाब देना चाहिए वो आर लगेगा। मैं इनके साथ पूछूं बच्चा वॉज लगेगा कि वर लगेगा, तो आपको ये बताना है कि सर वॉज नहीं लगेगा, वर लगेगा। मैं इनके साथ पूछूं जो है कि हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा, तो बच्चा आपको क्या जवाब देना है? हैज नहीं लगेगा सर, हैव लगेगा। अगर मैं इनके साथ पूछूं बच्चा डू लगेगा या फिर डज लगेगा, तो आपको वो बताना है कि सर डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। तो आपको एक बात ये समझना है, डू डज में कंफ्यूज मत होइएगा। डज जो है सिंगुलर होता है और ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपको याद रखना है। अगर मैं इसी में पूछूं कि बच्चा कैटल होगा या कैटल्स होगा, तो आपको हमेशा ये बोलना पड़ेगा कि सर कैटल होगा, कैटल्स नहीं होता है। कैवलरी होगा कि कैवलरीज होगा, तो कैवलरी होता है। इन्फेंट्री होता है, इन्फेंट्रीज नहीं होता है। पोल्ट्री होता है, पोल्ट्रीज नहीं होता है। पिजेंट्री, पिजेंट्री का अच्छा शब्द है, इसको याद रख सकते हो, इसको किसान वर्ग बोलते हैं। पीजेंट लोग होते हैं जो किसान लोग होते हैं। तो चिल्ड्रन की चिल्ड्रंस होगा, चिल्ड्रन होगा। जेंट्री होगा या जेंट्रीज होगा तो जेंट्री होगा। पुलिसेस होगा या पुलिस होगा, पुलिस होगा। पीपल होगा या पीपल्स होगा तो पीपल होगा। अब इसमें एक ये जो शब्द है ना, ये शब्द बहुत सही शब्द है। मैंने एक चीज आपको छोड़ रखी थी कि मनी होगा या फिर मनीज होगा। मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जो मनीज होता है अमाउंट ऑफ मनी होता है, मतलब कलेक्शन होता है जब पैसों का, तो आप मनीज भी इस्तेमाल करते हो।
उसी तरीके से पीपल होगा या फिर पीपल्स होगा, तो पीपल्स भी एग्जिस्ट करता है, इसके साथ ईएस लग के भी आता है, लेकिन दोनों का जो मतलब होता है वो अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं पीपल, तो जनरल जनरल लोग को हम पीपल बोलते हैं, लेकिन जब मैं बात करूं पीपल्स, इसका ये मतलब होता है हम रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। रेस का मतलब ऐसे समझिएगा, जैसे हम ये बोले कि पीपल कहां के हैं, इंडियन पीपल, ध्यान से देखिएगा, इंडियन पीपल, इंडियन पीपल, अमेरिकन पीपल, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन पीपल, ब्रिटिश पीपल, तो ये पीपल होगा, अलग अलग देश के पीपल होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं पीपल्स, तो इसका ये मतलब है कि पीपल्स रिप्रेजेंट करता रेस को, कि अमेरिकन कोई है, अफ्रीकन कोई है, उनके कलेक्शन को हम पीपल्स बोलते हैं, जिसमें अलग अलग रेस आ जाए, मतलब काले लोग आ जाएं, गोरे लोग आ जाएं, अलग अलग तरीके के रेसेस अगर कंबाइन करें तो उसको हम पीपल्स बोल सकते हैं। पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, पीपल्स शब्द का भी इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग तरीके के लोग। एक हो गया जैसे हम बोले भारत देश के लोग, एक हो गया कि अमेरिका के लोग, अफ्रीका के लोग, चाइना के लोग, पाकिस्तान के लोग, तो लोग का मतलब पीपल हो गया, ये प्लूरल अपने आप में है, बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर। लेकिन जब मैं पीपल्स बोलूं तो पीपल्स का मतलब ये हो गया कि कई सारे देशेस के लोगों की बात कर रहे हैं, अलग अलग रेसेस, अलग अलग प्रजाति के लोगों की बात कर रहे हैं। हिंदी में ऐसे समझिए, अलग अलग प्रजाति के लोगों को जब कंबाइंड रूप से बोलते हैं तो पीपल्स बोलते हैं, तो इनका मतलब ऐसा होता है। अभी अपन लोग एग्जाम्पल पे चलेंगे, पहले इनको अपने को समझना होता है। ये जो है हमने इधर एक वर्टिकल रख रखा है, जैसे सीजर्स हो गया, टंग्स हो गया, प्लियर हो गया, पिंसर्स हो गया, बेलोज हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, पैजामा हो गया, शॉर्ट हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, गूगल्स हो गया, सन ग्लासेस हो गया। तो ये टाइप 1 हो गया, वर्टिकल 1 हो गया। वर्टिकल 2 को ध्यान से देखिए बच्चा, वर्टिकल 2 में अगर बात करें सीजर्स, तो सीजर्स मतलब कैंची होती है, कैंची कुछ इस तरीके की होती है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक ये वाला पार्ट होता है, एक ये वाला पार्ट होता है। टंग्स का मतलब बच्चा क्या होता है, चिमटा होता है, चिमटे में भी एक ऐसा पार्ट होता है जिससे इसको बताते, तो इसमें क्या होता है, दो अलग अलग पार्ट होते हैं। प्लियर्स भी आपको क्या होता है, ये आपकी जो जो गांवों में रहे हैं हथौड़ी वो जानते हैं ना, पिलास, तो बेसिकली जो है पिंसर्स और प्लियर्स, ये पिलास की ही प्रजाति होती है। इसका भी क्या होता है, दो मुंह होता है, दो मुंह होता है, इसमें भी दो मुंह होता है। बेलोज का मतलब होता है धौकनी, इसके भी होते हैं दो मुंह। ट्राउजर्स में भाई दो पैर होते हैं, पैंट्स में भी, पैजामा में भी, शॉर्ट में भी। स्पेक्टिकल्स में से आपको पता है भाई, आंख हमारी दो होती है तो दो ग्लासेस होता है, इसी तरह गॉगल्स में से दो, चश्मे के दो हिस्से होते हैं, सन ग्लासेस में भी यही होता है। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं, इनके अंदर दो पार्ट होता है। क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक से ज्यादा पार्ट होता है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एक से ज्यादा पार्ट होता है। तो कई बार एग्जाम में क्या होता है बच्चा, कि सीजर्स का एस हटा देगा, टोंग्स का एस हटा देगा, प्लेयर्स का एस हटा देगा, पिंसर्स का एस हटा देगा, बेलोज का एस हटा देगा, ट्राउजर्स का एस हटा देगा, पैंट्स का एस हटा देगा, पैजामाज का, शॉर्ट्स का, स्पेक्टिकल्स का, गॉगल्स का, सनग्लासेस का, इनका एस हटा देगा। सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो सीजर्स को लेके पूछा जाता है, एक आध बार टंग्स आया है आपके एग्जाम में, बाकी के सब बहुत कम। ट्राउजर्स आपके एग्जाम में पूछा गया है। स्पेक्टिकल एक और शब्द है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। गॉगल्स नहीं पूछा गया है, सनग्लासेस पूछा जाता है। तो कुछ इसमें भी आपको तीन शब्द कम से कम में परमानेंटली याद रखना पड़ेगा, सीजर्स, स्पेक्टिकल और सनग्लासेस, ये तीन शब्द आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर मैं एक बात ये बोलूं कि क्या इनका एस बाद में हटा के इनका सिंगुलर बना सकते हैं, नहीं बच्चा, इनका एस आपको कभी नहीं हटाना है। जब भी आपके एग्जाम में ये सारे शब्द आए तो आपको हमेशा ये चेक करना होगा कि ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द अपने आप में प्लूरल रहते हैं, इनका सिंगुलर कभी नहीं बनाते। क्या बनते हैं, इनका सिंगुलर कभी नहीं बनाते हैं, और इनको हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में ही रखते हैं, और इनका एस हमेशा इनके साथ होना चाहिए। और अगर ये प्लूरल है तो इनके साथ हमेशा जो वर्ब होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए। मतलब आप आर इस्तेमाल कर सकते हो, आप वर इस्तेमाल कर सकते हो, आप डू इस्तेमाल कर सकते हो, आप हैव इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो है इनके साथ, आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सारे के सारे जो है प्लूरल शब्द होते हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी हमारी आती है, तीसरी कैटेगरी हमारी आती है अनकाउंटेबल नाउन्स की। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में एक जो चीज मैंने बताई थी, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन कुछ और होती है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है। कुछ ऐसे शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में कुछ कलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, कुछ कलेक्शंस होते हैं, इसमें हमको अनकाउंटेबल जैसी फीलिंग आती है। कैसी फीलिंग आती है, अनकाउंटेबल जैसी फीलिंग आती है। ये शब्द सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में, ये सारे शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे जो रो नंबर 3 है। अब जैसे मैं बोलूं आल्म्स, इसका मैं हिंदी मतलब बताता हूं। आल्म्स का मतलब होता है भिक्षाएं। आप भिक्षाएं देते हो, भिक्षा बोले आप भिक्षाएं देखे, इसके लिए हमेशा आल्म्स इस्तेमाल करते हैं।
आर्चीव्स होता है आपका जो पुरालेख होता है, जब आप क्या कहते हैं कि कई सारे पुराने किताबों का कलेक्शन होता है, एक स्टोर बनाया जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें होता है, तो बेसिकली आर्चीव्स को संग्रहालय बोलते हैं। संग्रहालय के अंदर होता क्या है, बहुत सारी चीजें रखी हुई होती है, तो कभी भी हम आर्चीव का इस्तेमाल नहीं करते, आर्चीव्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है संग्रहालय, संग्रहालय, ठीक है। और इसके बाद ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशन, ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपके एग्जाम में आल्म्स भी बहुत बार पूछा गया है, आर्चीव भी रिसीव किया है, ऑस्पिशियस भी रिपीट किया गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन भी रिपीट किया गया है, फायरवर्क एक आध बार पूछा गया है। फायरवर्क्स बेसिकली आप कभी इसको फायरवर्क नहीं लिखते हो, फायरवर्क्स लिखते हो। इसी तरीके से पर्टिकुलर्स होता है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा एरर है, पर्टिकुलर ए पहले रखिए, आर बाद में रखिए, पर्टिकुलर्स होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड्स होता है, रिगार्ड्स होता है, रिचेज होता है, रिमेन्स होता है, सेविंग्स होता है और सराउंडिंग्स होता है। तो बच्चा ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आपको वेल बैलेंस तरीके से मेमोराइज करना पड़ेगा, अदरवाइज सारा का सारा काम आपका हो जाता है खराब, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, प्रोसीड्स का मतलब, जैसे कुछ डिफिकल्ट शब्द है मैं आपको बता दूं, प्रोसीड्स का मतलब होता है प्राप्तियां, प्राप्तियां बोलते हैं इसको। जो भी आप फाइनली जो है वैल्यूएबल चीज जो है कलेक्ट करते हो, मतलब जब भी आप कोई काम करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें फाइनली जो आपका कलेक्शन आता है उस कलेक्शन को प्रोसीड्स बोलते हैं, ठीक है। और रिगार्ड्स, जब आप रिगार्ड देते हो उसी को रिगार्ड बोलते हैं। रिचेस मतलब अमेरी, रिमेन्स मतलब बचा कुचा, सेविंग्स का मतलब सेविंग। सराउंडिंग एक इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपके एग्जाम में मोर देन 50 टाइम रिपीट हुआ है। बच्चा यहाँ पे ध्यान देखिएगा, सराउंडिंग्स एक ऐसा शब्द है, इसमें इस वजह से ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। रीजन क्या है कि ये दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक वर्ब की तरह, एक नाउन की तरह। तो आपको ये पहचानना रहता है कि बच्चा ये वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया या नाउन की तरह। जो वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है तब सराउंडिंग लिखते हो। क्या लिखते हो, जब वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है तब आप सराउंडिंग लिखते हो। जब आप नाउन की तरह इस्तेमाल करते हो तो हमेशा एस के साथ इस्तेमाल करते हो। तो आपको हमेशा पहचानना होगा सेंटेंस में कि सराउंडिंग का जो रोल है वो वर्ब की तरह है या नाउन है। सराउंड का मतलब होता है घेरा, क्या करना, सराउंड का मतलब होता है घेरा, और सराउंडिंग्स का मतलब होता है आपके आजू बाजू का जो वातावरण होता है, जो चीजें होती है, उसको नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें आती है, इस वजह से प्लूरल होता है। रिमेन्स मतलब बचा कुचा होता है। तो ये सारे के सारे शब्द जो है बहुत आसान से है, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई ऐसा शब्द है जो शब्द आप जानते नहीं हो। अगर कोई शब्द नहीं जानते होगे तो सिंपली गूगल पे टाइप करके इनकी हिंदी देख सकते हो, लेकिन ये आपको वेल मेमोराइज करना पड़ेगा कि ये सारे के सारे शब्द अपने आप में हमेशा प्लूरल लेते हैं, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस यही आपकी कहानी खत्म नहीं होती, यही तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि इन सारे शब्दों को आपको याद रखना पड़ता है। इसके बाद है वैल्यूएबल्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, हैंडकप्स, टाइडिंग्स, टूब्स, टैक्टिक्स, फोर्सेप, ब्रेसेस। ये सारे के सारे जो शब्द है, वैल्यूएबल्स हो गया, कीमती चीज, जो चीजें होती है आपकी। वेजेज, वेजेज का एक बहुत स्पेशल रोल होता है, वेजेज का एक बहुत स्पेशल रोल होता है। इसको दो तरीके से इस्तेमाल करते हो, सिंगुलर और प्लूरल की तरह। सिंगुलर सिंगुलर की तरह तब आप इस्तेमाल करते हो जब आप फ्रूट की बात करते हो। फ्रूट मतलब वाला फल नहीं, लेकिन मेहनत के फल की बात करेंगे तो आप वेजेज को सिंगुलर की तरह इस्तेमाल करते हो। जब आप लेबर की बात करोगे, कैसे बात करोगे, लेबर की बात करोगे, मेहनताना की बात करोगे, ध्यान से रखिएगा, मेहनताना की बात करोगे, तब आप इसका कैसे इस्तेमाल करोगे, तब बच्चा आप इसका इस्तेमाल करते हो प्लूरल की तरह। तो वेजेज एक स्पेशल केस है जिसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, जो है कि अगर जैसे मैं बोलूं वेजेज, एग्जांपल देखिएगा, वेजेज ऑफ माय हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इज, या फिर मैं पूछूं आर स्वीट, वेजेज ऑफ माई हार्ड वर्क इज या फिर आर स्वीट। यहां पे जो वेजेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हार्ड वर्क का जो है यहाँ पे फल है, हार्ड वर्क का जो फल है वो इज स्वीट होना चाहिए या आर स्वीट होना चाहिए, तो यहाँ पे इज स्वीट होगा क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्क के फल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हार्ड वर्क के फल की बात कर रहे हैं। और अगर मैं ये बोलूं वेजेज आर या फिर इज पेड इन कैश, पेड इन कैश, इसका ये मतलब हो गया जो मेहनताना है, जो पैसों के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में आपको पे की जाती है, वो लेबर के टर्म में आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आर लगाओगे, इज नहीं लगाओगे। तो जो वेजेस का जो रोल है वो आपको याद रखना होगा। जो वेजेस है दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक तो मेहनत के फल के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, एक होता है जब आप किसी की मेहनत को जो है
पैसे के फॉर्म में तौलते हो। क्या करते हो? पैसे की बात करते हो कि आपने मेहनत किया भाई, आपके 100 रुपए हो गए, दिन के ले जाओ। तो जब इस तरीके से वेजेस की बात करते हो तब ये प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होता है। जब आप कठिन परिश्रम के फल की बात करते हो तो इसको सिंगुलर की तरह से लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स, जो चीज आपको बिलोंग करती है वो बिलोंगिंग्स। हैंडकफ, आपको पता है हैंडकप जो हथकड़ी आती है उसमें 2 हाथ रहता है, दोनों हाथों में लगाया जाता है। ठीक है, टाइडिंग्स में आती है आपकी ज्वार भाटा, उतार चढ़ाव दोनों होता है। इसी तरीके से आपका ट्रूप्स, ट्रूप्स होता है, ट्रूप्स नहीं ट्रूप्स, ट्रूप्स हो गया, स्पेलिंग मेरा जरा करेक्ट कर लीजिएगा। ट्रूप्स हो गया। ट्रूप्स का मतलब ये होता है कि जब आप थोड़े से लोग मिलके कहीं पे जाते हो तो उनको ट्रूप्स बोलते हैं। टैक्टिस हो गया, फोर्सेप्स हो गया, ब्रेसेस हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो, एक तो वैल्यूएबल्स नहीं पूछा गया है, वेजेस पूछा गया है, बिलोंगिंग्स पूछा गया है। आप टाइडिंग और ट्रूप्स, ये 2 शब्द और याद रख सकते हो, और अगर बाकी का चीज अगर आप भूल भी जाओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बाकी के शब्द आपको और एक्स्ट्रा एरिया कवर करने के लिए लिखा गया है। इससे ज्यादा शब्द आपके एग्जाम में नहीं आते। तो ये था टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 4 की बात करते हैं। 4 टाइप आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन में चलेंगे प्रैक्टिस के लिए। डियर शिप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट और काउंसिल। ये आपके ऐसे जो है काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल, हाँ, या फिर कलेक्टिव, ये आपके कलेक्टिव नाउन्स है। क्या है? मैंने आपको जब कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल दिया था जो है काउंटेबल में, तो जूरी, टीम, क्रू, ये 3 शब्द आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और काउंसिल शब्द मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, और अगर कोई कॉपी लेके बैठा तो नोट कर लीजिए, जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये एक अलग लेयर की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये 3 शब्द आपके एग्जाम में, 4 शब्द ये आपके एग्जाम में अलग तरीके से पूछा जाता है। तो क्रू हो गया, जूरी हो गया, काउंसिल हो गया, और ये शब्द आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्रू, जूरी, टीम, टीम भी, ये क्रू, टीम, जूरी और काउंसिल, ये 4 शब्द आपको हमेशा आपकी जुबान पे होना चाहिए। ये क्या है? ये आपके जो है काउंटेबल नाउन में, कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। क्रू का मतलब ये होता है शिप के क्रू होते हैं, इसमें कई सारे लोग होते हैं। ठीक है, टीम की बात करें, टीम में मेंबर्स होते हैं, कई सारे मेंबर्स होते हैं। जूरी में क्या होता है? कुछ लोगों का समूह होता है जो जजमेंट देता है। इसके बाद अगला जो है वो है काउंसिल। क्या है बच्चा? काउंसिल है। काउंसिल का मतलब सलाहकार होता है, उसके अंदर कई सारे लोग होते हैं। तो ये क्या है? कुछ लोगों का ग्रुप है, कुछ लोगों का ग्रुप है। अब इसमें एक जो चीज, इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ऐसा आती है कि ये है तो ग्रुप, लेकिन इसके अंदर एक बात होती है कि अगर सारे के सारे जो टीम मेंबर्स हैं, जितने भी अंदर लोग हैं, वो अगर अपने मत में एक हो तो इनको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर ये अपने मत में डिवाइडेड हो तब इनको प्लूरल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से देखिएगा कि इनको सिंगुलर की तरह, इनको प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है। कब? जब ये अपने मत में अगर यूनानिमस होते हैं, एक मत में होते हैं तो सिंगुलर की तरह, एक सिंगल यूनिट की तरह लेते हैं। लेकिन अगर उसमें सब बटे बटे होते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं जूरी का एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लो 5 लोगों की सिटिंग बैठी हुई है जिनको जजमेंट देना है, और एक सामने बंदा आया है जिसके ऊपर केस चल रहा है, तो जूरी क्या काम करती है? जूरी डिसाइड करती है वो आदमी सही है या गलत है। तो उसमें अगर 5 लोग मान लो जूरी में है, 5 लोगों ने ये बोला कि भाई ये आदमी निर्दोष है, तो उस जूरी को हम क्या लेंगे? उस जूरी को हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर जूरी के अंदर 2 लोग बोले कि भाई निर्दोष है और 3 लोग बोले कि भाई ये दोषी है, इसका ये मतलब है जूरी के लोग डिवाइडेड हैं। तो जब हमको डिवाइडेड सेंस देना होता है तब हम इसको प्लूरल लेते हैं, जब हमको यूनाइटेड सेंस देना होता है तब हम इसको सिंगुलर लेते हैं। और वर्ब ही देख के हमें पता चलता है कि ये डिवाइडेड है या फिर यूनाइटेड है। ये डिवाइडेड है या यूनाइटेड है, ये वर्ब देख के ही पता चलता है। ऊपर के जो शब्द है डियर, शिप और सीरीज, ये डिपेंड करता है यार, ये अपने यूज केस के हिसाब से जो है इनमें एसईआईएस नहीं लगाते। अगर वर्ब सिंगुलर है तो इनको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, वर्ब प्लूरल लगा हुआ है तो इनको प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। तो इन इन चीजों में खास करके है। और फिश में एक अच्छी बात क्या होती है? फिश के भी 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है फिश और एक होता है फिशेज। क्या होता है बच्चा? एक होता है फिश, एक होता है फिशेज। जो फिश होता है इसके अंदर मछलियां आती है। क्या होती है? मछलियां आती है। जो फिशेज होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ मछलियां आती है। जैसे जो गांव के बच्चे होंगे, कभी तालाब पे मछली पकड़ने गए होंगे तो उनको पता होता है कि हमारी इधर जो प्रजाति आती है वो एक रोहू की प्रजाति आती है, एक मांगुर की प्रजाति आती है, और 3-4 और प्रजातियां होती है, झींगा मछली होती है। तो कई प्रजाति होती है। तो जब हम फिशेज की बात करते हैं इसके अंदर कई प्रजातियां होती है। जब हम फिश की बात करते हैं तो हम कॉमन रूप में सारी मछलियों को फिश बोलते हैं। जब हम फिशेज बोल रहे होंगे तो इसका ये मतलब होता है बच्चा कि अलग अलग प्रजाति के लोग, और ये प्लूरल फॉर्म है, ये भी प्लूरल फॉर्म है, ये भी प्लूरल फॉर्म है। सो
अब एक बात समझिए कि ये टोटल मैंने आपको 4 टाइप बताए जो आपके एग्जाम में बार बार आपको कंफ्यूज करेंगे। मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक बार इसको रिपीट कर दूं दोबारा, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। वैसे तो आप दोबारा इसको क्या काम कर सकते हो, दोबारा जो है आप इसको वीडियो जो है स्टार्ट करके दोबारा से देख सकते हो, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिपीट करता हूं। ये जो वर्टिकल है इसके अंतर्गत SEIS नहीं लगा होता, ये अपने आप में प्लूरल होते हैं, तो इनको प्लूरल की तरह आपको याद करना पड़ेगा। ये जो वर्टिकल होते हैं इनका सिंगुलर नहीं बनाया जाता है, ये जो वर्टिकल है इनका सिंगुलर नहीं बनाया जाता है, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। इसके बाद हम बात करें 3 कैटेगरी में देख रहे हैं, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं बनाया जाता है। एक आखिरी कैटेगरी है जिनको हम सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह ट्रीट करते हैं, इनका फॉर्म नहीं बदलते, इनका वर्ब बदलते हैं, इनका अपना फॉर्म नहीं बदलते। तो पहली कैटेगरी क्या है, वो हमेशा प्लूरल रहती है। दूसरी कैटेगरी क्या है, वो हमेशा प्लूरल रहती है। पहली कैटेगरी में SEIS नहीं लगे होते हैं, दूसरी कैटेगरी में SEIS लगे होते हैं, और जो हमारी तीसरी कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी में इनके फॉर्म नहीं बदलते हैं, लेकिन इनके हिसाब से सिंगुलर प्लूरल सेंस दिखाने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम इसके साथ जो है वर्ब को बदलने की कोशिश करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हैं इन चीजों को जस्टिफाई करने के लिए, कुछ यहाँ पे है, तो हम इन पे 2 काम करेंगे। एक तो हमारा प्रीवियस जो काम होता है वो हमें करना है साथ में, और साथ में ये देखना है कि हमें किस तरीके से देखना है। अब एक चीज देखिएगा, मैं जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए अच्छे से, यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए। अगर बच्चा यहाँ पे आपका अच्छे से ध्यान नहीं है तो चीजें लग जाएगी। अब एक बात ऐसे समझिए कि पहला जो क्वेश्चन है वो है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस इंचेंटेड मी। अब मैंने आपको बोला कि एक कीवर्ड हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, सराउंडिंग का खास करके आपको ध्यान देना है। क्या देखना है, सराउंडिंग का खास करके ध्यान देना है। सराउंड का मतलब होता है घेरा, और सराउंड वर्ब की तरह भी काम करता है, और वर्ब का ING फॉर्म आप बनाते हो। तो सराउंड का सराउंडिंग बनाते हो कब, जब वो वर्ब हो। क्या हो, जब वो वर्ब हो तो सराउंड का सराउंडिंग आप बनाते हो। तो आपको सेंटेंस में पहचानना है कि जो सराउंडिंग है वो नाउन है या फिर वर्ब है। तो नाउन पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस इंचेंटेड मी। अब ध्यान से देखिएगा कि एक तो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है आर्टिकल से, आर्टिकल है आपका द, ये बच्चा सारे लोग पहचान जाते हो। उसके बाद ब्यूटीफुल सब लोग जानते हो कि एग्जेक्टिव होता है बच्चा, एग्जेक्टिव के बाद नाउन आसान, मतलब हमें चाहिए ही चाहिए। उसके बाद लगा हुआ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, ये है आपका आर्टिकल, और लिखा हुआ है प्लेस। ठीक है, प्लेस आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका नाउन। अब ध्यान से देखिएगा, इंचेंटेड, इंचेंटेड क्या हो गया आपका वर्ब, वर्ब की जो है ईडी फॉर्म है, ये हो गया वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है प्रोनाउन। तो द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, अब एग्जेक्टिव अपने बाद नाउन लेता है, क्या लेता है, एग्जेक्टिव अपने बाद नाउन लेता है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। तो यहां पे जो सराउंडिंग है वो किस चीज का रोल प्ले कर रहा है, वो रोल प्ले कर रहा है नाउन का। अब यहां पे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा अगर ये सराउंडिंग जो है नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा हो तो आप हमेशा सराउंडिंग्स लिखोगे, सराउंडिंग नहीं लिखोगे। क्या, सराउंडिंग्स लिखोगे, सराउंडिंग नहीं लिखोगे, सराउंडिंग हो गया। तो हमने सेंटेंस को कर लिया करेक्ट। और एक और चीज है जो आपको देखना है, जो समझना है, वो ये कि इसमें से अगर मैं आपको बोलूं कि सहायक या एडजंक्ट, जैसा मैंने आपको एक चिड़िया बताया था एडजंक्ट फाइंड आउट करने के लिए कि एडजंक्ट कहां पे है, तो सेंटेंस में कुछ बच्चे जो ब्रिलियंट हैं वो एडजंक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करें, और बाकी जो बच्चे हैं उनको एडजंक्ट मैं अभी सिखाता हूं कैसे। अगर सेंटेंस का एक हिस्सा मैं इसमें से गायब कर दूं, जैसे मैं लिखूं द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, सराउंडिंग इंचेंटेड मी, ब्यूटीफुल सराउंडिंग है कहीं का भी हो, इंचेंटेड मी। तो अगर मैं ये ऑफ द प्लेस ये हटा दूं पूरा का पूरा, अगर ये मैं हटा दूं तब भी सेंटेंस की मीनिंग निकल जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये सहायक की तरह रोल कर रहा है, मतलब ये ऑप्शनल यूनिट है, हटा देने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शनल यूनिट है तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एडजंक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा एडजंक्ट बोलते हैं। तो द ब्यूटीफुल सराउंडिंग इंचेंटेड मी, सेंटेंस की मीनिंग निकल जाएगी, एडजंक्ट लगा के मीनिंग को और अच्छा बेहतर बनाया गया है। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, एडजंक्ट है। कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं जो नेसेसरी यूनिट होते हैं, ये सहायक यूनिट है। तो जो बच्चे ने मेरा प्रीवियस लेक्चर जो बेसिक्स है अगर उसको पढ़ रखा है तो ये वो कनेक्ट कर पा रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो धीरे धीरे करके आपको कनेक्शन सीखना पड़ेगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, और कंटेंट जैसा शब्द जो है मैंने इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन का जो आपको रूल नहीं पढ़ाया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने अभी आपको रूल नहीं बताया हुआ है। अब नीचे जो है कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन करो अगर किसी बच्चे को ये जानकारी है तो।
फटाफट नीचे बच्चा बताओ। अच्छा एक चीज और समझो कि एग्जाम में ये भी शब्द लिख लो, क्योंकि इसी का रोल है कंटेंट। ये मैंने आपको कीवर्ड नहीं बताया, एक होता है कंटेंट, एक होता है कंटेंट्स। कंटेंट्स तो जो शब्द है उसमें मिसिंग है, ये याद रख लो। ये सेंटेंस अपने आप में सही है। कंटेंट्स होता है, कंटेंट नहीं होता। आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स। तो आप एक बार समझिएगा कि कभी भी एग्जाम में, मतलब ये तो सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, सेंटेंस ले लिया गया है आपका, इस तरीके से आता है, रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। जब भी आप किसी चीज के कंटेंट की बात करते हो तो बेसिकली ये कंटेंट्स के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, और ये कंटेंट्स ही रखा जाता है, कंटेंट नहीं लिखा जाता। ये भी इसी चीज का रूल है। एक शब्द और ऐड कर लो आप, कंटेंट शब्द जो है अपनी डिक्शनरी में और ऐड कर लो कि कंटेंट नहीं लिखते हैं। क्या नहीं लिखते हैं? कंटेंट नहीं लिखते हैं, कंटेंट्स लिखते हैं। कंटेंट्स लिखते हैं, ये भी शब्द जो है आप अपनी डिक्शनरी में डाल लो, ठीक है। अभी जब मैं इसको आपको दूंगा, इसकी पीपीटी दूंगा जो है, तो ये पीपीटी से आपको इन शब्दों को जो है मेमोराइज करना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, सी वियर्स स्पेक्टिकल एंड सो सी वाज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सी वियर्स स्पेक्टिकल, ये आपके एग्जाम में इसी तरीके से आएगा। सी वियर स्पेक्टिकल, तो हमें लगेगा कि अरे स्पेक्टिकल है, जानते हैं हम इसका मतलब। यहाँ पे स्पेक्टिकल मैंने आपको बताया था दो तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एस इसका गायब कर दिया गया है, स्पेक्टिकल नहीं होता है बच्चा, स्पेक्टिकल्स होता है। क्या होता है? स्पेक्टिकल्स होता है। सी वियर्स स्पेक्टिकल्स एंड सो सी वाज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपका फोकस लेके आना चाहूँ, तो इस सेंटेंस देख रहे हो आप कितना लंबा है। अगर की पॉइंट्स अगर आप पहचान रहे हो, प्रैक्टिस अच्छी हो गई, तो आप तुरंत देख लोगे। अदरवाइज एक और तरीका होता है जिसपे हमें फोकस करना होता है प्रैक्टिस के दौरान, हमें इनको पार्ट में ब्रेक करना होता है। अब जैसे मैं अगर आपको वर्ब हाईलाइट करने की बात करूं, तो देखो एक तो वर्ब ये है, दो ही चीज हाईलाइट करते हैं, वर्ब हाईलाइट करते हैं, प्रीपोजिशन हाईलाइट करते हैं, आगे चल के कनेक्टर्स भी हाईलाइट करेंगे। सी वियर्स स्पेक्टिकल एंड सो सी वॉज लिखा हुआ है अनेबल, सी वॉज अनेबल टू सी, सी वॉज अनेबल टू सी, ये आपकी वर्ब यूनिट हो गई। द गैंगस्टर आपका जो है इसका ऑब्जेक्ट यूनिट हो गया। फिर दैट अटैक्ड जैसे लिखा हुआ, अटैक्ड क्या हो गया? ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। फिर हर, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट नाइट, दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आपको ये पता होगा कि ये वर्ब है, तो भाई इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट में नाउन आएगा ही आएगा, एंड के साथ जोड़ा गया सो, इसके बाद सी आपका क्या है? वाज से पहले सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, और इसके बाद वर्ब यूनिट के बाद आपका जो है नाउन आएगा। तो द गैंगस्टर जो है ये आपका नाउन है। दैट अटैक्ड के बाद फिर से नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पे प्रोनाउन दिया हुआ है लास्ट नाइट, ठीक है। लास्ट नाइट, और ये बाकी ऐसा टर्म है जो आगे चल के अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा एग्जेक्टिव और एडवर्ब, तो वहां पे इसको और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से, द कैटल इन द मीडो वाज टेरिफाइड टू हियर द रोर ऑफ ए लायन विच अपीयर्ड टू बी वाइल्ड विथ एंगर। अच्छा आप देख रहे होंगे, कई बार टीचर्स आपको क्या बता रहे होंगे, कई बार टीचर्स आपको ये बता रहे होंगे कि इसका हिंदी का मतलब क्या है। हिंदी की मतलब जानने की जरूरत है अगर आपको की पॉइंट्स पता है, अगर आपने रट्टा मार रखा है, प्रैक्टिस कर रखा है, अपने रिवीजन प्रॉपर तरीके से कर रखा है। आपको मैंने अभी सिखाया कि कैटल जो होता है, कैटल को कैटल्स नहीं लिखते हैं, और इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ढूंढना क्या सेंटेंस के अंदर है? आपको ढूंढना सिर्फ ये है कि कैटल किधर है। अगर आपको कैटल जैसा शब्द मिल गया, तो सबसे पहली क्या चीज देखनी है? इसके साथ में एस तो नहीं लगा है, नहीं लगा है, मतलब कैटल, कैटल इज ओके। अब इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि ये प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। प्लूरल होता है तो आप इसका क्या ढूंढोगे? आप इसका वर्ब ढूंढोगे। द कैटल इन द मीडो वॉज, क्या लिखा है? वॉज। अब वॉज क्या होता है? प्लूरल होता है? नहीं, वॉज प्लूरल नहीं होता है, तो आपका इसको प्लूरल क्या होता है? वर होता है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको यहाँ पे वर लगाना पड़ेगा। द कैटल इन द मीडो वर टेरिफाइड टू हियर द रोर ऑफ ए लायन विच अपीयर्ड टू बी वाइल्ड विथ एंगर। तो जब भी आपके एग्जाम में ये कीवर्ड्स आएगा, क्या जब भी आपके एग्जाम में बच्चा ये कीवर्ड्स आए, आपको कहीं भी कैटल देखने को मिल जाए, आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको ये दिखाई दे। एक बार पढ़ोगे तो एग्जाम में ये दिखाई नहीं देगा। पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, टेस्ट दोगे, टेस्ट में गलती करोगे, गलती को सुधारोगे, तब एग्जाम में जाके इसे पहचान पाओगे। तो आपको इतनी प्रैक्टिस यहां पे करनी है कि आपको ये
मतलब ऐसे दिखाई देने लगे, जैसे मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ये दिखाई नहीं देगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको पढ़ाई करना है, वीडियो को रिपीट करना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं ताकि आपको ये दिखाई दे जाए। और अच्छे से सीखने के लिए आपको गलती करना जरूरी है। गलती नहीं करोगे तो आप सुधार नहीं कर पाओगे। गलती करना बुरी बात नहीं होती, गलती को ना सुधारना बुरी बात होती है। तो कैटल जैसा अगर शब्द दिखाई दे रहा है तो आपको उसका एस देखना है, एस नहीं लगा इट्स ओके। उसके बाद यहां पे देखना है वर्ब, वॉच की जगह आपको क्या करना है, वर्क करना है। इसी तरीके से अगर बच्चा लोग मैं अगला जो है लेके चलूं, माई अर्निंग इज नॉट गुड इनफ टू अफोर्ड योर हायर एजुकेशन। अर्निंग भी एक ऐसा शब्द है जो आपके जो अभी मैंने आपको सारे के सारे कीवर्ड्स दिए उसमें मिसिंग है। माई अर्निंग नहीं लिखते हैं, माई अर्निंग इज। अच्छा बताओ, कोई बच्चा अगर जानकार है इसमें ये बताएगा मुझे कि अर्निंग में क्या इशू है? फटाफट बच्चा लोग बताएं। और ये जो मोबाइल पे जो बच्चा अभी तक पहुंचा है, टोटल जो है 300 बच्चा मोबाइल पे, आसपास 258 बच्चा भी देख रहा है। दो तरीके का एरर है, फटाफट नीचे बताओ आप। माई अर्निंग इज नॉट गुड इनफ टू अफोर्ड योर हायर एजुकेशन। एक तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअली बच्चा आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ये मैं आपको इसको नोट कर लो, सब लोग नोट कर लो। ये जो अर्निंग लिखा हुआ है पांचवा, ये जो माई अर्निंग इज नॉट गुड इनफ टू अफोर्ड योर हायर एजुकेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लो। अभी आने वाले सेशंस में इसको बताऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ रोज के सेशन में सिर्फ उतना ही पार्ट लेता हूं जितना पार्ट काम का है। जैसे आज जो मैंने रूल्स आपको बताया, क्वेश्चन सिर्फ हम उसी रोल पे प्रैक्टिस करते हैं ताकि दूसरा कोई कंसेप्ट या रूल आज की क्लास में मिक्स ना कर पाए। तो मैंने दो चीजें आपको छोड़ी है। एक तो बहुत पहले मैंने छोड़ा है मनी और मनीज का डिफरेंस, ठीक है। और ये अर्निंग का जो है, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये अपनी डिक्शनरी में और अपनी जो है कॉपी में जो जहां पे जिस भी तरीके से नोट कर रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है नोट कर लो। ये हम आपके आगे वाली क्लास में बताएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में कुछ ऐसे नाउन्स का इस्तेमाल किया जाता है जो सेंटेंस में फिट नहीं होते, उनकी जगह दूसरे नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि दो चीजें हैं। अगर आप में से कोई रिसर्च करना चाहे तो रिसर्च कीजिएगा। एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में बहुत सही बोला कि अर्निंग की जगह जो है इनकम इस्तेमाल होगा सर, कि माई इनकम इज नॉट गुड इनफ टू अफोर्ड योर हायर एजुकेशन, ठीक है। और एक दूसरी चीज है जो मन के अंदर डाउट होगा आज की टॉपिक से कि अर्निंग होता है या फिर अर्निंग्स होता है, तो आप थोड़ा होमवर्क करके आइएगा इस चीज को लेके। मैं थोड़ा सा इसलिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं ताकि आपको गूगल करना भी आए, गूगल करना आएगा, गूगल करके आप इस चीज को देखिएगा, देख के प्रिपेयर रहिएगा। और जो हमारा ग्रुप है उस पर मैसेज करने कीजिएगा। ये जो है ये आखिरी, मतलब जो आखिरी टॉपिक होगा नाउन का, जो आखिरी लेक्चर होगा, उसमें कई सारी ऐसी चीजें जो है बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, जो रूल बियॉन्ड पे होगी, जो आपको प्रैक्टिस के थ्रू अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कब हम अर्निंग इस्तेमाल करते हैं, कब हम इनकम इस्तेमाल करते हैं, कब हम एस्ट्रोनॉमर इस्तेमाल करते हैं, कब हम एस्ट्रोलॉजर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कुछ चीजें हैं ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस की जाएगी, और ये पांचवा क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में वापस से लिया जाएगा। फिर उसके बाद ये है कि क्वेश्चन नंबर 6, यू शुड वियर द न्यू ट्राउजर टू द पार्टी। अभी जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि पैंट होगा, ट्राउजर हो गया, पैजामा हो गया, ये सारे के सारे हमेशा अपने साथ में एस लगा के आते हैं। तो यहाँ पे ट्राउजर्स होगा बच्चा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यू शुड वियर द न्यू ट्राउजर्स टू द पार्टी। अब जैसे आखिरी मतलब अगला क्वेश्चन है, लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियंस एंड बॉट स्पेक्टिकल्स। Last evening, I went to the optician and bought spectacles.
क्वेश्चन नंबर 7 में किसी भी तरीके का एरर है, कोई बच्चा बताएगा मुझे? क्वेश्चन नंबर 5 रखिएगा, अपने कॉपी में नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं वहीं पे एक्सप्लेन करूंगा, जो है जब इससे रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस करेंगे अपन लोग। इसके बाद अगर मैं 7वें क्वेश्चन में आपको लेके जाऊं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि द ऑप्टिशियंस लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियंस एंड बॉट स्पेक्टिकल्स। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। क्या है? स्पेक्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह है। अगर ऑब्जेक्ट की तरह है तो वर्ब आपको इसके हिसाब से लेना नहीं है, सिर्फ यही देखना है कि स्पेक्टिकल सही है या गलत है। तो स्पेक्टिकल्स लिखा गया है, स्पेक्टिकल सही है। इसके बाद अगला है माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनाकुलर। ठीक है, अगर आपको इन सारे शब्दों का, जैसे सीजर्स हो गया, बाइनाकुलर्स हो गया, तो इनके लिए अगर आपको सिंगुलर सेंस देना हो तो आप ए पेयर ऑफ शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि बाइनाकुलर शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये हमेशा स्पेलिंग में एस लेके आता है। ए पेयर ऑफ बाइनाकुलर्स ही होता है ऑन माई बर्थडे। माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनाकुलर्स ऑन माई बर्थडे। ये आपका जो सेंटेंस में सही होगा। तो आपको जो की पॉइंट है वो इसी पे फोकस करना होगा, इसी पे चलना पड़ेगा। इसके बाद अगर आगे की तरफ चले अपन लोग, द सीजर्स दैट यू आस्क्ड फॉर इज इन द डेस्क ड्रॉयर इन द बेडरूम। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सीजर्स शब्द का इस्तेमाल है। इसका ये मतलब है ये अपने आप में करेक्ट है। अब आपको वर्ब ढूंढना है, इसका क्या ढूंढना है? इसका वर्ब ढूंढना है, और वर्ब ढूंढना कई बार डिफिकल्ट भी होता है। द सीजर्स दैट यू आस्क्ड फॉर, ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज है ये आपका एडजंक्ट है। क्या है? ये आपका एडजंक्ट है। इज इन द डेस्क ड्रॉयर इन द बेडरूम। द सीजर इज इन द डेस्क ड्रॉयर इन द बेडरूम। अगर आप ऐसे बोलोगे कि सीजर जो है वो डेस्क ड्रॉयर में है इन द बेडरूम में, तो भी सही होगा। लेकिन आप एक बात ऐसे समझिए कि आर्टिकल जब द लगाया जाता है किसी के पहले, आर्टिकल के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, तब ये द पर्टिकुलर सेंस में लगाया जाता है और उसको डिफाइन करना पड़ता है सेंटेंस में आगे, जो कि इस एडजंक्ट से डिफाइन किया गया है। या आप इसको ये बोल सकते हो कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये नेसेसरी यूनिट है, क्योंकि द लगा हुआ है इसलिए नेसेसरी यूनिट है। और ये थोड़ा सर के ऊपर से बाउंस करेगा जब तक आप कुछ और टॉपिक, आर्टिकल ना पढ़ लो, एग्जेक्टिव ना पढ़ लो, एडवर्ब ना पढ़ लो। कुल मिला के आप ऐसे समझो, द सीजर्स दैट यू आस्क्ड। देखो, आस्क्ड का जो सब्जेक्ट है वो तो यू है, ठीक है, ये आपका प्रोनाउन है, ये है। फॉर, अब इज यहाँ पे दिया हुआ है, इज का जो सब्जेक्ट है ये है, ये पूरा इज का सब्जेक्ट है। और यहाँ पे मेन जो है वो सीजर है। क्या है? मेन है वो सीजर। ये आपको एज ए एडजंक्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट ज्वाइन किया गया है। तो सीजर्स आपका प्लूरल है, तो इज की जगह बच्चा क्या लगना चाहिए? इज की जगह बच्चा आर लगना चाहिए। मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ताकि थोड़ा सा आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट एडजंक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि द सीजर्स, ये पहचानने में वर्ब जब दूर होता है तो दिक्कत हो रहा है। द सीजर्स दैट यू आस्क्ड फॉर इज इन द डेस्क ड्रॉयर इन द बेडरूम। हमने आपको बोला कि आपको क्या पहचानना है? वर्ब पहचानना। हमने वर्ब पहचान लिया, ध्यान से देखिएगा। हमने प्रीपोजिशन पहचान लिया, आस्क्ड फॉर, ये बेसिकली क्या होता है? पूरा का पूरा फ्रेज होता है। ठीक, ठीक है। इज इन द, इज क्या है? आपका वर्ब है। वर्ब के पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब के पहले आपका आएगा सब्जेक्ट यूनिट, ठीक है। इन द डेस्क, इन के बाद क्या है? इन द डेस्क लिखा हुआ है, ये आर्टिकल है, ये आपका बच्चा नाउन है। नाउन, डिस्क, डेस्क ड्रॉयर, ये पूरा का पूरा डिस्क ड्रॉयर आपका नाउन है। फिर यहाँ पे क्या? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आपका द बेडरूम लिखा हुआ है, आर्टिकल और नाउन का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट यूनिट है। क्या है? सब्जेक्ट यूनिट है, जिसमें से ये वर्ब है, वर्ब का इमीडिएट सब्जेक्ट दिया हुआ है, और ये पूरा का पूरा जो है ये आपका जोड़ के सीजर्स के लिए आपका एज एक जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। बेसिकली ये आप ऐसे समझिए कि आर्टिकल द के लिए, द को डिफाइन करने के लिए पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल द के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो सीजर्स जो है आपका वो है मेन सब्जेक्ट, सीजर्स जो है वो है आपका मेन नाउन, जिसके लिए वर्ब इस्तेमाल किया गया इज। तो इज की जगह बच्चा क्या होगा? इज की जगह बच्चा आर होगा, क्योंकि सीजर्स आपका क्या है? प्लूरल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर आर सेवरल मीनेंसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली। देयर आर सेवरल मीन्सेस लिखा हुआ है। मीन्स एक शब्द होता है, मीन्स मतलब तरीके, मीन्स मतलब तरीके, मीन्स मतलब तरीके होता है। इसका डबल प्लूरल बना दिया गया। कैसा? डबल प्लूरल बना दिया गया है। आपको ईएस लेने की जरूरत नहीं है। मीन्स मतलब होता है तरीके, और मीन्स मतलब तरीके होता है, ये अपने आप में प्लूरल होता है। और देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है,
जो आपको और आगे चल के आपको सिखाया जाएगा कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का इस्तेमाल कैसे करते हो। इट और देयर दो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, ये आने वाले आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। यहाँ पे ये जो आर है ये इसके लिए इस्तेमाल किया गया है, मीन्स के लिए, और देयर जो है वो मीन्स के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। जब हमको किसी चीज को आगे इस्तेमाल नहीं करना होता है तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फॉर्म में हम इट या देयर का इस्तेमाल करते हैं। जब हम आगे पढ़ने चलेंगे तब प्रोनाउन के चैप्टर में पहुंचेंगे तब इट और देयर का इस्तेमाल देखेंगे हम वहां पे। तो यहाँ पे एक तो गलत ये रखा है, मीन्स मतलब तरीके होते हैं, ईएस नहीं लगा होता है, तो ये भी अपने सब डिक्शनरी में डाल लो जो है, अगर इसमें से मिसिंग है तो। फिर उसके बाद 11th है, द इंटायर फॉक्स कैन बी सीन एंजॉयिंग द फेस्टिवल विद ग्रेट fervor. The entire fox can be seen enjoying the festival with great fervor. उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, ऑल आर सेइंग दैट ही हैड ए गुड इनिंग्स, दिस इज तेंदुलकर सेकेंड इनिंग्स। यहां पे 12वां जो क्वेश्चन है, ये जो कॉम्बिनेशन में देख रहा हूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगले चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे इसमें जो मेन कंसेप्ट है आर्टिकल का है, आर्टिकल अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। आर्टिकल क्वेश्चन अगर यहाँ पे ले लिया गया है, इसको अभी के लिए नोट कर लो, ये अभी आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि आज के कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है। तो कंटेंट बनाने के लिए मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन अच्छे छांट दिए जाए, तो हमारी टीम ने छांटा है, लेकिन आज की क्लास के बाहर भी कुछ चीजें छांट दी है। इसमें एक ये शब्द है फॉक्स। अब आपको जो है इसके विषय में थोड़ी देर के लिए समझना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर पहले 12 के विषय में आते हैं। ऑल आर सेइंग दैट ही हैड ए गुड इनिंग्स। यहाँ पे इनिंग्स लिखा हुआ है ना, इनिंग्स आपका मैंने बताया था न्यूज और इनिंग अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? न्यूज और इनिंग बच्चा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कल के क्लास में बताया था। तो ये वाली जो चीज है, ये क्वेश्चन नंबर 12 तो मतलब पहले की क्लास से है, तो यहाँ पे क्वेश्चन की एक बार दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। The first innings of the match was very sensational. क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 इनिंग्स पे बेस्ड है, तो आपको पता है इनिंग्स का इनिंग्स ही लिखते हैं, इनिंग्स का इनिंग्स ही लिखते हैं। मैं दो चीजों का जवाब आप बच्चा लोगों से चाहता हूं। एक तो क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अगर आप में से कोई समझदार बच्चा है जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर रखी है, जरा मेरे को वो ब्रीफ करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। आज मैंने ये कीवर्ड नहीं लिखा है, तो कोई पुराना बच्चा है जो मुझे ये बताएगा कि इसमें क्या इश्यूज है, और क्वेश्चन नंबर 13 में, दोनों में आप जरा मेरे को इश्यूज बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 तो मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ, होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ। आपको ये बताना है कि इसमें एरर है या एरर नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका इनिंग्स पे बेस्ड है। क्या है? ये आपका इनिंग्स पे बेस्ड है, और ये मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताया था। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको मुझे बताना है ग्रुप पे आपको जो है क्या करना है, इसका सोल्यूशन लिख के पोस्ट करना है इनिंग्स वाले को लेके। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। और ये वाले बच्चे पे जरा मैं कमेंट सेक्शन में लेना चाहूंगा कि बच्चे लोग जो है क्या जवाब देते हैं, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं। अच्छा, फॉक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मित्र, और इन जनरल ये जो है हमेशा फॉक्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। ध्यान से देखिएगा, द इंटायर फॉक्स कैन बी सीन इंजॉइंग द फेस्टिवल, कैन बी सीन इंजॉइंग द फेस्टिवल विद ग्रेट फर्वर। फर्वर मतलब होता है उत्साह, इसका मतलब होता है ग्रेट फर्वर का मतलब बहुत सारा जील के साथ, बहुत सारा उत्साह के साथ, बहुत सारा उत्साह के साथ। बच्चा एक बात समझिएगा कि जो ये शब्द होता है, ये जो फॉक्स शब्द होता है, द इंटायर फॉक्स, इसका मतलब होता है, कई बार इसका हिंदी में अगर मतलब समझो, मित्रों या लोगों का समूह बोलते हैं, बेसिकली लोगों का समूह बोलते हैं, लोगों का समूह बोलते हैं, लोगों का समूह बोलते हैं। और आपका जो फॉक शब्द है, एक होता है फॉक डांस, क्या होता है, एक बार फॉक डांस होता है, ठीक है, ये एक डांस का फॉर्मेट होता है जिसको फॉक डांस बोलते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं द इंटायर फॉक्स,
तो ये जो फॉक होता है इसमें एल वैसे साइलेंट रहता है, तो ये अपने आप में क्या होता है, ये प्लूरल ही रहता है, इसका सिंगुलर नहीं बनाया जाता है और प्लूरल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? प्लूरल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी इसमें क्या है, इस सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है बच्चा। अब इसमें क्या है कि आता क्या है, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आता है, द एंटायर फॉक कैन बी सीन एंजॉयिंग द फेस्टिवल विद ग्रेट फर्वर। कैसे आता है? द एंटायर फॉक कैन बी सीन एंजॉयिंग द फेस्टिवल विद ग्रेट फर्वर। कोई बच्चा जो है 13वें क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, 13वें क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपको ग्रुप पे पोस्ट करना है। 13वें क्वेश्चन का जवाब अनिकेत गर्ग भी जवाब दे रहे हैं सर, लास्ट वाले का जो है जवाब वॉच की जगह वर आएगा। आप लोग इसका जो है, तो एक बात ये समझिए कि एक तो आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन मैं दोबारा आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, इस तरीके का बहुत सारी चीज रहेगा। तो आप ऐसे समझिए इस क्वेश्चन में किसी तरीके का एरर नहीं है, फॉक्स इस्तेमाल होता है। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो कंटेंट टाइप कर रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, मैं लेट आया हूँ आज, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली टाइप उनको फॉक करना था। एक्चुअली फॉक्स आपका प्लूरल होता है और इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। क्या होता है? इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। ये शब्द मुझे लगता है कि हमारी कंटेंट टीम ने किसी और एग्जाम से उठा लिया है, एसएससी के एग्जाम में ये शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर आप आ गया है तो आपको इसको याद रखिएगा। फॉक्स का मतलब होता है, फॉक्स का मतलब होता है मित्रों बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मित्रों आएगा, मतलब लोगों का समूह बेसिकली होता है। क्या होता है? लोगों का समूह होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 13 आज के कलेक्शन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे ले लिए गए हैं जिसके या तो रूल पीछे से वो हैं, या तो इसके जो रूल है वो थोड़े से आगे हैं। कुछ क्वेश्चन और चलते हैं जहां पे मतलब ऐसा क्वेश्चन का कलेक्शन है जो क्वेश्चन के कलेक्शन छांटना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी छूट रहे हैं ना, ये आने वाले समय में अगले 2-3 लेक्चरों में सारे के सारे कवर किए जाएंगे। 14वां क्वेश्चन है, कैन नॉट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये कैटल शब्द दोबारा रिपीट हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल में हमेशा जब भी आप देखते हो तो आपको तुरंत ये पता होना चाहिए कि एस नहीं लगा है, तो बिल्कुल अच्छी बात है। वर्ब इज की जगह बच्चा क्या आना चाहिए? वर्ब इज की जगह बच्चा आर आना चाहिए, जो कि आर होगा यहाँ पे। इफ दोज कैटल्स आर योर्स, हुज आर दीज वंस। यहाँ पे देखो, एक तो कैटल्स इस्तेमाल हुआ, आर इस्तेमाल हुआ। कैटल के साथ आर का यूज तो सही है, पर एस का इस्तेमाल क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज वेरी पैथेटिक बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये ये पिछली क्लास से है, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें मैंने आपको एक बात ये बताया था कि अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स जो शब्द है, जो आईसीएस वाला शब्द होता है, वो नाम होता है। अगर ये सब्जेक्ट का नाम हो, क्या हो? अगर ये सब्जेक्ट का नाम हो तब तो सिंगुलर लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल थॉट की बात हो, राजनीति की बात हो, क्या हो? राजनीति की बात हो, तो इसको हम क्या लेते हैं बच्चा? इसको लेते हैं प्लूरल। ये लास्ट क्लास से है, इसको क्या लेते हैं? इसको लेते हैं प्लूरल। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चा? आर। जब ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा तब आप क्या करो, तब क्या करोगे? तब इसके साथ इज लगाओगे। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की राजनीति। यहां पे सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, इंडिया की राजनीति की बात हो रही है। इंडिया की राजनीति की बात हो रही है, ये चलो रिवीजन हो गया, हो सकता है आप भूल रहे हो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जो आज की क्लास के बियॉन्ड भी है, ठीक है। तो 16वां था, आसान था, पॉलिटिक्स पढ़ के आए हो, अच्छा हुआ यहाँ पे रिवीजन हो गया है। उसका क्वेश्चन नंबर 17 है, सी हैज ओनली 2 इशूज while her sister has 4 ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 भी जो है ये कीवर्ड अभी लिया नहीं गया है, ऑफ स्प्रिंग और ऑफ स्प्रिंग्स। ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब होता है छोटे बच्चे, ठीक है। तो 4 ऑफ स्प्रिंग, तो ये भी क्या होता है? ऑफ स्प्रिंग्स इस्तेमाल होता है। अभी मैं अगला लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें कुछ और शब्द लेके आने वाला हूं, जिसमें इस तरीके के कुछ शब्दों का कलेक्शन आपको मिलेगा। तो अभी आज की क्लास में ये याद रख लो कि ऑफ स्प्रिंग्स लिखते हैं, ऑफ स्प्रिंग नहीं लिखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, ए कमेटी हैज बीन फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द केस। A committee has been formed to investigate the case. अच्छा, कमेटी क्या होती है? अभी जो मैं आपको बता रहा था, जूरी हो गया, क्रू हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये आपके कलेक्टिव नाउन्स है। ये सिंगुलर की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं, ये प्लूरल की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं।
एग्जाम स्टॉक एक बच्चा है यूट्यूब पे जो बोल रहा है कि आप पढ़ाते अच्छा हो और गाली की जरूरत नहीं है। एग्जाम टॉक्स जो बच्चा है यूट्यूब पे, मैं उनको एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि देखो यार, ये हमारी जो अपनी पर्सनल कम्युनिटी है, जो 2000 बच्चों की जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी एक ऐसी है जिसमें अपन लोग एक अलग ही दुनिया बसा रहे हैं। हमारी इस दुनिया में हम शब्दों की मर्यादा को थोड़ा पीछे छोड़ के आए हैं और अपन लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो राइट नाउ मैं उनका बड़ा भाई बन के पढ़ा रहा हूँ। सो मैंने पहले ही बोल रखा था इस बैच को अनाउंस करते वक्त कि मुझे अपने कॉलेज के दिन याद है, फाइनल ईयर में हमारे जो सीनियर्स होते हैं बड़ी बजाते थे हमारी, ठीक है। तो अभी मेरा काम है रिजल्ट निकालना। जब हमारी बजाते थे तो वो मतलब हमें बहुत सिखाते थे। ये हमें जब फर्स्ट ईयर में हमारी बजाई गई, सेकंड ईयर में हमारी बजाई गई, थर्ड ईयर में हमारी बजाई गई, तो जब तक बजती रहती थी तब तक पता नहीं चला। उसके बाद जब हम इंटरव्यू में फाइनली में बैठना चालू किया ना, तो जो अंदर का डर था ना वो खत्म हो गया। तब हमें ये लगा कि नहीं, हमारी सीनियर जब बजाते थे तो अच्छा काम करते थे, ठीक है। तो ए कमिटी हैज बीन फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द केस। अब इसमें एक बात ये समझिए कि ये जो 18वां क्वेश्चन है, कमिटी भी आपका क्या है, ये आपका एक तरीके से कलेक्टिव नाउन है। और इसमें जो क्वेश्चन जो फ्रेम होके यहाँ पे बनाया गया है, ये मतलब इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसका यूज केस सही से नहीं समझ पाओगे। क्या सही से समझ नहीं पाओगे बच्चा? ये सही से इसका यूज केस नहीं समझ पाओगे तो इसका स्टार मार्क रख लो, इस क्वेश्चन को इस तरीके से नोट डाउन कर लो। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लेके आऊंगा, इसका क्वेश्चन अच्छा बना के लेके आऊंगा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से बैलेंस फॉर्म में बन नहीं पाए। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो आपको नोट डाउन करके रखना है, और क्वेश्चन नंबर 17 भी मैं लिख देता हूं, ये मैं दोबारा भी लेके आऊंगा क्योंकि कुछ रूल अभी रह गए हैं जो रूल बगैर पढ़ाए हुए इन क्वेश्चन का चर्चा करना अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो है 11, क्वेश्चन नंबर 11, और इसके बाद अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा और देख ले, क्वेश्चन नंबर 5 इसको भी लिख लो, क्वेश्चन नंबर 5 भी। और इसके बाद अगर अपन डिस्कस करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसमें भी जो कंटेंट्स है ये भी हम दोबारा डिस्कस करेंगे। वैसे ये डिस्कस करने लायक नहीं है, बस आपको याद कर लेना है कि कंटेंट नहीं होता है, कंटेंट्स होता है। क्या होता है? कंटेंट्स होता है, ठीक है, कंटेंट्स होता है। और बच्चा लोग एक एक और बात यह है कि जो आज का अजय कुमार सर, ऐप में 2x का ऑप्शन दीजिए, जल्दी देंगे। अच्छा बच्चा लोग, एक और बात मेरे को मेंशन करना है कि आज मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी सी अच्छी नहीं है। तो अभी क्या है कि जो वोकैब का जो पार्ट है, वोकैब का पार्ट मैं चाहता हूं कि कल मैं थोड़ा सा ये जो लेक्चर है वो 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे कर लूं, और कल का जो वो चीज़ है वो कवर कर लूं, क्योंकि रात को फूड पॉइजनिंग हुई है और बहुत सारा वोमिटिंग किया है। मुझे याद है कि मैं रात को तकरीबन ऐसे ही 3 बजे के आसपास तक मैं आपका कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था। 3 बजे के आसपास वोमिटिंग चालू हुई, उसके बाद मैं सुबह 10 बजे तक वोमिटिंग करता रहा, और 10 बजे के बाद मेडिसिन वगैरह ली। मेडिसिन लेने के बाद सोया हूँ मैं, तकरीबन ऐसे ही 4 या 5 बजे के आसपास उठा हूँ। फिर मैंने थोड़ा ब्रश किया, ब्रश करने के बाद फिर सीधा ऑफिस आया हूँ। ऑफिस आने के बाद फिर मैंने आपका जो है लेक्चर, मैंने टीम को बोला है कि मेरे को इस पे से कुछ अच्छे क्वेश्चन चाहिए जो आप निकाल लो, निकाल के जो है मेरे कंटेंट में डाल लो। सो उन लोगों ने कंटेंट में डाला है, लेकिन मेरा क्वेश्चन का सिलेक्शन और टीम के क्वेश्चन के सिलेक्शन में थोड़ा सा फर्क होगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज कंटेंट दे रहा हूँ। अनऑर्गेनाइज कंटेंट तो आपको दुनिया भर की जगहों पे मिल जाएगा। तो इसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसको मैं अगले क्लास में जो है ऑर्गेनाइज करके लाऊंगा, और जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा उसमें से ये क्वेश्चन मैं रिमूव करके जिस जगह पे ये बिलोंग करता है उस जगह पे पुट कर दूंगा, ठीक है बच्चा लोग। तो आज की जो वोकैब की क्लास है, आज की वोकैब की क्लास मैं थोड़ा सा मतलब कैंसिल कर रहा हूं, और कल क्लास थोड़ी लंबी रखेंगे वोकैब की। तो सब लोग खा पी के कायदे से बैठना, और हमारा जो छुट्टी का दिन है वो अलग छुट्टी का दिन होता है, ठीक है बच्चा लोग। तो आज वोकैब का सेशन अपन लोग नहीं रख रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं रेगुलरिटी टेस्ट हमेशा रखना चाहता हूँ, अपना भी और आपका भी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपन लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपको एक और मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगा जो बच्चे देख रहे हैं, सारे बच्चे आप ऐसे समझो कि ये बैच अनाउंस करने के लिए, सारे बच्चों को कलेक्ट करने के लिए, मेहनत से पढ़ाने के लिए बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है। बहुत सारे लोग मेरे शब्दों को लेके बुरा भला बोल रहे हैं, उनके मुंह पे मैं ताला लगवा सकता हूं अगर मैं आपका रिजल्ट निकाल लूं। बहुत सारे पुराने जो बच्चे जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, कई बार मैंने बोला है कि नहीं मैं बैच पढ़ाने जा रहा हूँ, मैंने पढ़ाया नहीं है। तो अगर उनमें से कोई बच्चा ये बैचेस देख रहा है तो आप एक बात ऐसे समझिए कि
इस बार ऐसा ना हो कि उज्जवल सर आपको सही से तमीज में पढ़ा जाए और साल भर के बाद आप हमको फ़ोन करके बोलो कि सर 2 बार हमारे साथ हो चुका था, तो तीसरी बार हम मतलब ये सोच के रह गए कि ऐसा तो नहीं है कि बीच में छोड़ दोगे। तो आप एक बात ऐसे समझो, ये ड्रीम बैच ऐसा है जो एक सपनों की दुनिया है, और ये बैच ना रुकेगा और ना हम टूटेंगे। इस बैच को हम मतलब इस तरीके से सपने की तरह सजा के लेके जा रहे हैं कि इसका कंटेंट का क्वालिटी भी पूरी तरीके से मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना भी जान है लगाने का, जितना भी एफर्ट है, वो पूरा का पूरा वैल्यूएबल एफर्ट अपन लोग लगाने वाले हैं। और कोई भी कोई भी ऐसा स्कोप नहीं छोड़ने वाला हूँ जिससे आपका सिलेक्शन ना हो। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप रेगुलर हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने रेगुलरिटी ब्रेक की तो सिलेक्शन से आप बाहर हो जाओगे, और यकीन जानो मेरी बात, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे अगर आप रेगुलर नहीं हो तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। और ये ही एक मैंडेटरी कंडीशन है, यही एक ऐसी कंडीशन है जिसपे एक बार में आप रिजल्ट निकाल सकते हो। अगर आप रेगुलर नहीं हो, अगर आप पुरोधागिरी करोगे बच्चा, तो आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो मेक श्योर कि आप लोग अगर बैच में इनरोल कर गए हो तो भरोसा करके बैच में आपने इनरोल किया है, और अगर भरोसा करके अगर आपने बैच में इनरोल किया है तो यकीन जानो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको विश्वास होने लगा होगा कि हाँ सर आप मेरा रिजल्ट निकाल लोगे, सिर्फ हमें रेगुलर रहने की जरूरत है। और जो बच्चे यूट्यूब पे हैं, जैसे कि इस हफ्ते की क्लासेस चल रही, बहुत सारे नए बच्चे होंगे, अगर आपको कोर्सेज में इनरोल करना है तो बैच हमेशा ओपन है। आप दिए हुए लिंक पे जो है कमेंट बॉक्स में भी पिन है, आप इस लिंक का इस्तेमाल करके कोर्स में इनरोल कर सकते हो और इस परिवार को और बड़ा बना सकते हो। ये परिवार इस बार मैं सपने के साथ सजो रहा हूँ और मेहनत के साथ सजो रहा हूँ। आप सबको पता है कि 100 रुपये इज नॉट द बिग डील। 100 रुपये आप ऐसे जाओगे और खर्च करके चले आओगे, और इसमें कितनी सारी मेहनत लगने वाली है। ये आप ऐसे समझिए 8 महीने 9 महीने तक मैं पढ़ाने वाला हूँ। 2.5 घंटे आपकी क्लास लेता हूँ मैं, ठीक है। 2.5 घंटे के अलावा कम से कम 3 घंटे 3.5 घंटे कंटेंट छांटने में लगते हैं। वैसे तो कंटेंट देश भर का पड़ा हुआ है, तो दिन की मेरी 6 घंटे की मेहनत इस बैच को है, ठीक है। और अगर 6 घंटे की बैच है तो सोचो कितना मेहनत करके मैं पढ़ाने वाला हूँ और कितनी टीम साइज हमारी इस पे लग के काम कर रही है। तो इस बैच का बेहतर आप इस्तेमाल करो। आप अपने उन सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करो जो लोग परेशान रहते हैं या जिनके पास पैसे नहीं है, तो एटलीस्ट उनके पास क्वालिटी कंटेंट पहुंच पाए। तो आज के दिन के लिए वोकैब के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हाँ, इस नुकसान की भरपाई हम कल की क्लास में करेंगे। कल वोकैब की क्लास लंबी रखेंगे ताकि हम अपना जो विज़न है वो अच्छे कर पाएँ। जैसे वोकैब की आज क्लास नहीं चल रही है तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो वोकैब की क्लास नहीं लेगा। आपको जो काम करना है वो ये काम करना है कि जितना वोकैब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, वो वोकैब आपको पूरे 1 घंटे बैठ के रिवीजन करना है। आप ऐसे समझो कि आज की क्लास ना होने का ये मतलब हो गया कि 1 घंटा आपको रिवीजन के लिए मिल गया। आप ना इधर भागो ना उधर भागो। कभी कभी कुछ भी इस तरीके का होता है, तो समय को बेस्ट यूटिलाइज करो। आप 11 बजे से बैठो, 12:30 बजे आपको खत्म करना है। 12:30 बजे तक आप पिछला पूरा वोकैब आप रिवीजन कर डालो। 1 बार रिवीजन कर डालो, 2 बार रिवीजन कर डालो, 3 बार रिवीजन कर डालो। तो रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा आप स्ट्रांग होगे, उतना ही ज्यादा आप मजबूत होगे। आप यकीन जानो कि ये आपके एग्जाम से 45 दिन पहले कोर्स फिनिश हो चुका होगा, और 45 दिन हम जम के प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन 45 जब ये कोर्स खत्म हो रहा होगा ना, तो सब कुछ आपके जुबान पे होगा। आपको रिवीजन जैसी कोई चीज नहीं चाहिए होगी, स्पीड मेंटेन कर रहे होगे आप। तो आप यकीन जानो कि आपको रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। मैं बार बार आपको रेगुलर रिवीजन इन सब चीजों पे फोकस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिलेक्शन इसी से डिसाइड होता है। बच्चा लोग गुड नाइट। अब सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और नीचे प्रेजेंट का मार्क लगाइए और अपनी हैशटैग वाली लाइन जो है चलाइए, और हैशटैग वाली लाइन चलाइए। और उसके बाद गुड नाइट अपन लोग करते हैं। और सब बच्चों को, आकांक्षा, पुष्पेंद्र, कपिल कपिल और अजय अजय गोविंद, और जो बच्चे बोल रहे हैं मेरी सेहत के लिए कि मेरी सेहत ठीक है, मैं ठीक हो गया हूँ, थोड़ा सा एनर्जी कम है क्योंकि मतलब अब इतना सारा अगर फूड पॉइजनिंग होगा, वोमिटिंग वगैरह होगी, तो आपको भी पता है ना कि बॉडी थोड़ा सा ढीली हो जाती है। लेकिन मेरे जोश में कहीं भी आपने देखा नहीं होगा कि मेरे पढ़ाने या टीचिंग में किसी भी तरीके के जोश में कमी होगी। तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ताकि मैं आज रात को नींद ले पाऊँ और कल वापस से आपकी क्लासेस अच्छे से कर पाऊँ। तो सारे के सारे बच्चे नीचे प्रेजेंट में मार्क लिखेंगे और उसके बाद हम लोग जो है जाएंगे। गुड नाइट बच्चा लोग, सब लोग, और अपना खास करके ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस कोर्स को शेयर कर सकें और उन तक ये मदद पहुंचा सकें, तो मुझे लगता है कि हम सब लोग मिल के साथ में एक अच्छा दुनिया बना सकेंगे और अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। लव यू गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।